हेलो दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। बहुत दिनों से क्लास नहीं ले पाए, यानी कि 5-6 दिन से। तो बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का मैसेज आने लगा था, सर आप क्लास क्यों नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं बता दूं, मैं शादी में इंगेज था, जिस कारण से क्लास को मैं रेगुलर नहीं रख पाया हूं। तो फिर अब वैसा ही चलेगा जैसे चल रहा था क्लास। तो हम लोग जो क्लास को एक क्रम में करते आ रहे थे, आज के क्रम में डीपीएसपी को समाप्त करेंगे। हम लोग डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हम लोग जो है संविधान के भाग 1 से पढ़ रहे थे, अभी भाग 4 के समाप्ति पे हैं। भाग 1 में आप लोग पढ़े होंगे जो आर्टिकल 1 से 4 के बारे में, संघ और उसके भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़े। फिर भाग 2 में हम लोग पढ़े थे अनुच्छेद 5 से 12 में सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में। फिर हम लोग दोस्तों पढ़े भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स के बारे में, यानी मौलिक अधिकार के बारे में। और भाग 4 को शुरू किए थे आर्टिकल 36 से। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो हम लोग इसको स्टार्ट किए थे 36 से, अनुच्छेद 36 से। तो 42 तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो आर्टिकल 42 की क्लियरिटी नहीं हो पाई थी, मतलब जो हम बोलना चाह रहे थे, कुछ ऐसे कॉल आने लगे थे जिस कारण से हम उसको शायद एक्सप्लेन किए भी होंगे, तो आप शायद क्लियर नहीं सुन पाए होंगे साउंड। तो वही आर्टिकल 42 से आज कवर करेंगे। आर्टिकल 42 से यानी अनुच्छेद 42 से अनुच्छेद 51, आर्टिकल 42 से आर्टिकल 51 को आज हम लोग देखेंगे आज के क्लास में कि किस प्रकार से डीपीएसपी का वर्णन है। तो आइए हम लोग जहाँ पे छोड़े थे क्लास को, वहीं से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, यानी कि आर्टिकल 42 से, अनुच्छेद 42 से। अनुच्छेद 42 से पहले मैं बता चुका हूँ, आप लोग नोट्स नहीं भेजे हैं, जल्दी से ग्रुप में नोट्स सेंड कीजिएगा। और कोई भी अगर नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उसको नोट्स चाहिए होता है प्रॉपर, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में नंबर अपना शेयर कर सकते हैं। आपको हम मेरे जो अपने जीके जीएस के ग्रुप हैं क्लास के, उसमें आपको ऐड कर देंगे और आपको भी नोट्स मिलते रहेगा। और नोट्स बना भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, कोई पर्सनल डाउट होगा तो पूछ भी सकते हैं वहाँ से भी। तो आइए बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 42 की। आर्टिकल 42 में दोस्तों बात किए थे मानवोचित दिशा में कार्य प्रदान करवाना सरकार की जिम्मेदारी होगा। जो भी कार्य प्रदान की जाएगी राज्य के नागरिकों को, व्यक्तियों को, तो उनमें क्या होगा कि ऐसा नहीं कि कोई भी काम दे देंगे, जो मानव के लिए उचित हो, मानवोचित मतलब मानव के लिए उचित हो, उस दशा दिशा में कार्य करवा देना, सुनिश्चित करवाना, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, ये हम बात किए थे पिछले क्लास में भी आर्टिकल 42 में। अब आर्टिकल 43 की बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें अगर आप 42 में काम दिए हैं तो उसके लिए मजदूरी का भी निर्धारण कीजिएगा। तो आर्टिकल 43 कहता है जो गरीब वर्ग के लोग हैं, ऐसे लोग जो काम करते हैं, उसको निर्वाचन मजदूरी देने का, मतलब कि निर्वाचन मजदूरी उपलब्ध करवाने का सरकार जो है जो अपने सामर्थ्य के अंदर क्या कराएगा, पूर्ण करवाएगा। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो मजदूर लोग हैं, उनके जो निर्वाचन मजदूरी है, ये सभी उनको जो है पूरा करवाने का काम करेगा और उनके जीवन स्तर को बढ़ाने का कार्य करेगा। अब ऐसा नहीं कि अब 5 रुपये की कार हो रही है, वहाँ 2 रुपया ही मिल रही है, 500 रुपया कार के बदले 200 ही मिल रही है, 1000 रुपया काम के बदले 500। निर्वाचन मजदूरी जो जिसके लिए जितनी उचित मजदूरी हो, वो सरकार का जिम्मेदारी है कि उस पर वो ध्यान दे और उसको उस हिसाब से पूर्ण करवाए, उनको सहायता करवाए। ये होता है आर्टिकल 43 में डीपीएसपी में। ये सरकार ये कंपलसरी नहीं है और जिम्मेदार भी नहीं है सरकार की आपको देगा ही। अपने सामर्थ्य सीमा के भीतर अगर सरकार के सामर्थ्य है पास में, तो अपने सामर्थ्य सीमा के भीतर आपको ये सब उपलब्धि दे सकता है। अगर नहीं है तो नहीं देंगे, तो आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये आपको मैं पढ़ाया था डीपीएसपी में आर्टिकल 37 में, याद होगा आप लोगों को। ये बस वायदा कर सकता है, ये देंगे ये देंगे, और हमारा संविधान में प्रावधान किया गया इस आर्टिकल के तहत ये करना है। तो आर्टिकल 43 समझ लिए, इसमें मजदूरों की निर्वाचन मजदूरी की बात की गई है, मजदूरों की जीवन स्तर को बढ़ाने की बात की गई है। ये हमारा आर्टिकल 43 है। अब हम लोग आइए नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में है समान नागरिक सिविल संहिता। कहने का मतलब है कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान सिविल होगा, सबके लिए समान होगा, ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई ऊंच, ना कोई नीच,
कुछ भी नहीं, या कोई गरीब ना अमीरी कोई तरह का भेदभाव ना हो, सबके लिए समान नागरिक सिविल हो। इसके फायदे भी हैं। फायदा ये है कि राष्ट्रीय एकता जो है और मजबूत होगी, हम लोग एक बंधन में बंधे रहेंगे क्योंकि सबके लिए समान होगा। किसी भी जाति धर्म के लोग हैं तो धार्मिक अपने धर्म के नाम पे नहीं बता सकते हैं कि मेरे लिए ये कानून है तो यही कानून का पालन करेंगे, नहीं। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए समान सिविल संहिता, ये अनिवार्य भी है दोस्तों, क्योंकि देश में अपने ही देश में रह के अगर सबके लिए भिन्न भिन्न जाति के नाम पे, समुदाय के नाम पे, धर्म के नाम पे हो जाए तो ये बिखराव सी हो जाएगी, हम फिर एकजुट नहीं हो पाएंगे। तो ये एकजुटता के लिए यूसीसी जो है कंपलसरी है। पहले से अगर बात करेंगे, अभी जो ये सरकार तो संपूर्ण देश में लागू करने की बात की है, और भी इससे पहले अगर सर्वप्रथम अगर बात करेंगे कि भारत में सर्वप्रथम नागरिक सिविल संहिता कहाँ पे लागू हुई थी, तो वो गोवा में अभी तक जो है वो परंपरा को, वो प्रथा को लेके चल रहा है आगे। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी पूछ सकती है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि यूसीसी को सर्वप्रथम किस राज्य ने लागू किया, तो गोवा ने लागू किया था। अभी वर्तमान में भारत सरकार ने इसको ये बिल को पास भी कर दिया है। ये संपूर्ण भारत की बात कही जा रही है कि यूसीसी अप्लाई होगी, और ये अच्छी भी बात है। राष्ट्र की एकता को हमारी मजबूती मिलेगी, हम लोग एक बंधन में बंधे रहेंगे, सबके लिए समान नागरिक सिविल सही होगा, तो एकदम सही बात है। चलिए, आर्टिकल 44 को सिंपली भाषा में कहें तो यूसीसी समान नागरिक सिविल संहिता का उल्लेख आर्टिकल 44 में किया गया है। अब आर्टिकल 45 की बात करते हैं, अनुच्छेद 45 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 45 में दोस्तों आपको इसमें बच्चों के लिए कहा गया, नवजात जैसे कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, जो पूर्वावस्था में होते हैं, बाल से पूर्व होते हैं, तो उनके शिक्षण व्यवस्था के लिए बात की गई है। देखे होंगे आप लोग जो ये आपके गांव घर में आंगनबाड़ी करके कुछ चलता है, तो ये आर्टिकल ही उनकी प्रावधान के तहत, इन्हीं आर्टिकल के अंतर्गत वो प्रावधान आता है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा व्यवस्था, उनके पालन पोषण, उनके आहार, वो कुपोषण का शिकार ना हो, उस पर ध्यान रखने की व्यवस्था, और माँ की गर्भावस्था में जो वो एक क्रियाविधि होती है, वो सभी ये जिम्मेदारी इस आर्टिकल के तहत में आंगनबाड़ी को सौंपी जाती है। अब देखिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे को पढ़े थे मुफ्त शिक्षा व्यवस्था, वो आर्टिकल 21 का ए में पढ़े थे, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा व्यवस्था की बात की गई थी सर्व शिक्षा अभियान के तहत। तो वहीं अगर 6 वर्ष से पहले के बच्चा की बात करेंगे, 0 से 6 वर्ष के बच्चे को जो आंगनबाड़ी भेजा जाता है, तो वो बच्चे की बात आर्टिकल 45 करती है, अनुच्छेद 45 करती है। आप लोग को समझ में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर 0 से 5 वर्ष के बच्चों की बात की जाए तो आर्टिकल 45, 0 से 6 वर्ष, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात की जाए तो आर्टिकल 21 सेक्शन ए, अनुच्छेद 21 का ए में 6 से 14 वर्ष, और 0 से 6 वर्ष की बात की जाए तो आपको आर्टिकल 45 में, अनुच्छेद 45 में, वो आंगनबाड़ी के बारे में। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप बेहिचक, विदाउट हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं। पूछने से आपकी जो डाउट होगी वो उसको डाउट होगी तो वो क्लियर होगा। दूसरी बात, आपको एक्सपीरियंस भी होगा अपना बात को रखने का, अपनी बातों को पूछने का, ये आपको एक व्यक्तिगत लाभ मिल सकता है। जितना सवाल जवाब कीजिएगा, मतलब क्या, एक छोटी सी कहावत है, अगर मान चलिए अभी समझ में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे आदमी बहुत ज़्यादा लेवल पे चले जाता है। अभी लगता होगा कि आपको ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, पूछते आप उसमें महारत हासिल कर जाओगे। एक छोटी सी कहावत है, करत करत अभ्यास होती जात सुजान, करत करत अभ्यास, ऐसे कुछ हम लोग पढ़े थे, करत करत अभ्यास, करत करत, अब ऐसे कुछ, अभी हम पंक्ति डायरेक्ट याद नहीं कर पा रहे हैं। करत करत अभ्यास एक मतलब था कि वो जो देखे होंगे गोपाल कृष्ण गोखले जो राजनीतिक गुरु बने थे, अभी एग्जैक्ट हम सॉरी याद नहीं कर पा रहे हैं। करत करत अभ्यास होत जा सुजान, रसरी आवत रसरी, ऐसे कुछ था। तो आप लोग ही बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आके कि क्या था वो पंक्ति, अभी हमको एग्जैक्ट दिमाग में नहीं है। हम आपको बस एक एग्जाम्पल के तौर पे वो चीज़ को बता रहे थे। करत करत अभ्यास होती जात सुजान, रसरी आवत, रसरी मतलब कि कहने का तात्पर्य था कि वो जो बच्चे थे तो उनको जब वो उसको मूर्ख कहा करते थे सभी, कि भगवान जब बुद्धि बांट रहे थे तुम सोया हुआ था, इस प्रकार का उनके ऊपर वाक्य का प्रयोग किया जाता था। तो वो जब एक दिन निराश होकर के अपने गुरु के आश्रम से वापस लौट रहे थे, तो और एक कुआं में जाकर दोस्तों
रस्सी को वो देखा कि जो कुआं से पानी निकाल रहा है, रस्सी को बार बार खींच रहा है, पानी ले जा रहा है, खींच रहा है, देखा कि इतनी मट्टी, इतनी मोटी और इतनी रस्सी ये मतलब कि उसे खिया गया था, मतलब कि वो पतला हो गया था, धीरे 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 कटते गया था। वो कहा था कि जब ये रस्सी इतनी हो सकती है तो मैं भी बार बार अभ्यास करने से क्यों नहीं मैं अपने आप को ला सकता हूँ लाइन पे। तो इसी कारण से यहीं पर एक दोहा कहा गया था उसी के लिए, करत करत अभ्यास होती जात। अभी भी हमको दिमाग में भी नहीं आ रहा है, और होता है कभी कभी कोई बात जो होता है माइंड से निकल जाता है, फिर देखिए कभी एग्जैक्ट याद आ जाएगा माइंड में। तो ऐसा ही होता है। अगर कोई कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, उसको हम देख ही लेंगे कि क्या थी वो पंक्ति, याद आ गई इसलिए आपको कह रहे हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप बेझिझक पूछिएगा, बार बार अभ्यास कीजिएगा, अभ्यास से ही सब कुछ होता है। ठीक है, बहुत पहले पढ़े थे, बहुत पहले बचपने में ये पंक्ति को हम पढ़े थे। करत करत अभ्यास, याद ये सर्च कर लीजिएगा, करत करत अभ्यास होती जात सुजान रसरी आवत जात तब परत सिल पर निशान। याद आ गया, करत करत अभ्यास होती जात सुजान रसरी आवत जात, रस्सी ऊपर नीचे आवत जात तब परत सिल पर निशान, तब वहाँ पे निशान पड़ता है, घसीटता जो है वहाँ पे। देखिए थोड़ा सा माइंड मतलब हो जाता है कभी कभी। तो यही बात था, करत करत अभ्यास होते जात सुजान रसरी आवत जात तब परत सिल पर निशान, यही पंक्ति थी, यही दोहा थी। तो यही आपको समझाना चाह रहे थे। अब नेक्स्ट अगर आते हैं, हम लोग क्या पढ़ लिए, 44 भी पढ़ लिए, आर्टिकल 45 भी पढ़ लिए। अब आर्टिकल 46 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 46 में क्या कहता है? अनुच्छेद 46 में दोस्तों कहता है जो भी दबे वर्ग के लोग हैं या आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के लोग हैं या SC ST यानी कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग, जो मतलब कि बहुत जिसका दयनीय स्थिति है, वो सभी लोगों का ग्रोथ में सरकार हेल्प करेगी, उनका अभिवृद्धि करेगा, ग्रोथ करेगा। आर्थिक रूप से जो दबे लोग हैं उनके भी अभी देखे होंगे कि जनरल कैटेगरी में जो EWS आया है उसको 10% का आरक्षण दिया है। तो ये आर्टिकल में भी वही कहा गया, जो आर्थिक रूप से दबे हुए हैं, दुर्बल हैं या छोटे कास्ट का SC ST हैं, तो वो सभी की ग्रोथ के लिए सरकार काम करेगी। ये बात जो है दोस्तों आर्टिकल 46 में 46 में किया गया है। सिंपली भाषा में कहे तो अनुसूचित जाति और जनजाति की अभिवृद्धि के लिए, मतलब दुर्बल वर्ग के लोगों की अभिवृद्धि के लिए सरकार काम करेगी। ये बात आपका संविधान आर्टिकल 46 में उल्लेखित है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 47 यानी अनुच्छेद 47 में क्या कहता है? तो जीवन, जो व्यक्ति या लोग हमारे देश में हैं उनके जीवन में पोषा आहार की बात करते हैं, पोषण की बात करते हैं, कि जो पोषा स्तर होता है उनकी बात करते हैं कि ऐसे पोषा आहार या ऐसा पोषण नहीं होना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। जैसे कि जो गुटखा है, सिगरेट है या मादक कोई पदार्थ है, उस पर ये प्रतिबंध लगाने की बात करती है आर्टिकल 47। और इसी के तहत जो हमारे बिहार राष्ट्र के सर्वोसर्वा हैं, अगर बिहार में शराबबंदी लागू की है, यही आर्टिकल घोषणा करती है मादक पदार्थ के प्रतिबंध लगाने पर। इसी आर्टिकल के तहत में शराबबंदी की घोषणा हुई है। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि शराबबंदी किस आर्टिकल के तहत आता है? तो शराबबंदी हमारे संविधान के अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आता है। सिंपली भाषा में अगर कहें अनुच्छेद 47 क्या है, तो पोषाहार को ध्यान में रखते हुए सरकार को निर्णय लेना और मादक पदार्थों पे, जो भी नशीली पदार्थ हैं उन पे प्रतिबंध लगाने का कार्य करना, ये कहता है आर्टिकल 47 यानी कि अनुच्छेद 47। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 48 की, अनुच्छेद 48 की। तो अनुच्छेद 48 में क्या कहता है? कृषि और पशुपालन हमारे देश की रीढ़ है। कृषि, और जो आप प्राचीन काल में जब पढ़ोगे आप तो पता चलेगा कि हमारे जो मुख्य व्यवसाय थे यही कृषि थे, एग्रीकल्चर थे। सेकेंड जो थे वो हमारे पशुपालन थे, जो वैदिक सभ्यता में पढ़ोगे आप। तो ये हमारे रीढ़ है एग्रीकल्चर। जब कोरोना काल में भी हमारे स्टैंड के थे तो वो एग्रीकल्चर पे ही स्टैंड किए हुए थे। तो एग्रीकल्चर प्रधान, हमारी कृषि प्रधान देश भी है, तो कृषि को तो देना ही पड़ेगा प्राथमिकता। तो इसी कारण से हमारा संविधान में एक ऐसी आर्टिकल्स है जो 48 जो कृषि को भी बचाने के काम करती है, पशुपालन को भी बचाने के काम करती है। ये दोनों की, कृषि और पशुपालन को में ग्रोथ देने की, उसमें वृद्धि देने की सरकार की पूर्ण समर्थन की बात करती है और उसका समर्थन सरकार को करने के लिए बोलती है। और इसमें आर्टिकल 48 का ही सेक्शन अगर ए देखोगे, 48 हो गया, और सेक्शन ए में जब बात करेंगे तो उसमें वन्य जीव संरक्षण की बात किया गया, वन संरक्षण की बात किया गया, पर्यावरण संरक्षण की बात किया गया। ये तीनों जान लीजिए दोस्तों।
जो आर्टिकल 48 का सेक्शन ए है, वन संरक्षण जो है वन जीव संरक्षण जो है वन जीव संरक्षण एक्ट 1972 के संरक्षण अधिनियम के तहत वन का संरक्षण किया, वन्य जीव का किया जाए। अगर वन संरक्षण की बात करेंगे तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन का संरक्षण किया जाए, और पर्यावरण संरक्षण की बात की जाए तो 1986 के अधिनियम के तहत पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, जिसका उल्लेखन आर्टिकल 48 में यानी कि अनुच्छेद 48 में किया गया है। ये सभी संरक्षण होंगे तभी तो हम प्रकृति से मित्रवत रूप से रह सकते हैं। प्रकृति हमारा मित्र है, हम एक दूसरे के पूरक हैं, और जब पूरक नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा, नुकसान होगा। प्रकृति आपदा कभी भी हम लोगों को नुकसान दे सकती है। इसी कारण से पर्यावरण से हम लोग मित्रवत व्यवहार करके अपना जीवन यापन करें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि प्रकृति हमारे शुरुआती से वो ऐसे मित्र हैं जो हमको देते रहे हैं, और अब हम लोग ऐसे हो गए हैं अभी के टाइम में कि प्रकृति का ज़्यादा दोहन करने लगे हैं, जिस कारण से जलवायु परिवर्तन देखने को मिलता है, मौसम में अनियमितता देखने को मिलती है, मानसून में अनियमितता देखने को मिलती है। ये सब प्रकोप अभी चालू हो गया है। आप देखते होंगे गर्मी में इतना टेम्परेचर, बारिश का जब होता है तो बाढ़ ही ला देता है, कभी सूखा ला देता है। ये प्रकृति का, ये पर्यावरण का दोहन का परिणाम है। हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करनी है, सतत विकास की बात करनी है। अगर सतत रूप से विकास करेंगे तो हमारा प्राकृतिक भी जो है वो संरक्षित रहेगा और हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक सिक्का के दो पहलू हैं, प्रकृति और हम। दोनों को एक दूसरे को लेके चलना होगा, बचा के चलना पड़ेगा। नवनियतिवाद की अवधारणा को बढ़ावा देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं दोस्तों। आप लोगों को आर्टिकल 48 भी हो गया, 48 का सेक्शन ए भी हो गया। अब 49 की जब बात करते हैं आप लोगों को, एक मिनट दोस्तों, आर्टिकल 49 की जब बात करते हैं दोस्तों आप लोगों की, आर्टिकल 49 में आपकी जो है राष्ट्रीय स्मारक या कोई ऐसे राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थान है, सामरिक जगह है, उनकी सुरक्षा की बात करती है, उनकी संरक्षण की बात करती है, क्योंकि ऐसे धरोहर स्थल हैं जो हमारे लिए जो क्या कहे एक निशानी के रूप में है, उनको संरक्षित करके रखना हम लोगों का कर्तव्य है, सरकार की कर्तव्य है। जैसे राष्ट्रीय स्मारक में जगह पे बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो कि अभी भी संरक्षित जो कि यूनेस्को साइट में घोषित हो चुका है। जैसे में ताजमहल है, तो उसको हम लोग क्या किए हैं, संरक्षित करके रखे हुए हैं। तो जो भी स्थान, भीमबेटका गुफा है, उनको भी हम लोग संरक्षित करके रखे हुए हैं। जो ऐसे कुछ स्थान है, ऐसे कुछ जगह है, ऐसे कोई स्मारक है, लाल किला स्मारक है, तो उसको भी हम लोग संरक्षित करके रखे हुए हैं। तो ऐसे चीज़ों का संरक्षण करना आर्टिकल जो है 49 में अनुच्छेद 49 में वर्णन मिलता है। ठीक है, अब हम लोग आर्टिकल 50 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 50 में दोस्तों कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण की बात करती है, यानी अलग होने की बात करती है। कहा गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों एक नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग होना चाहिए। दोनों एक होने से एक ही व्यक्ति के पास पावर होगा तो वो मनमानी कर बैठेगा और निरंकुश हो जाएगा, और निरंकुशता पे आ जाएगी तो आम जनता को प्रॉब्लम होगा। तो इसी कारण से संविधान के अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने की बात की गई है। जैसे कि हमारे देश में जो IAS बनते हैं, कलेक्टर, जिसको कलेक्टर साहब कहते हैं, यानी कि DM कहते हैं, वही DM वही कलेक्टर। आप समझ में नहीं आता होगा आप लोगों को DM क्या है, कलेक्टर क्या है, एक ही पोस्ट है। उसी को DM भी कहा जाता है, उसी को कलेक्टर भी कहा जाता है, उसी को दंडाधिकारी भी कहा जाता है, उसी को जिला मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। यानी कि वो राजस्व कलेक्ट करने के भी काम करते हैं और न्याय देने का भी काम करते हैं, दोनों काम करते हैं वो, कार्यपालिका का भी न्यायपालिका का भी। इसका मतलब है दोनों पावर उसके पास है, दोनों पावर जो है DM के पास है। तो वो संविधान कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण होना चाहिए, वो अलग होना चाहिए। हालांकि ऐसी व्यवस्था देश में नहीं है DM के पोस्ट को लेके, लेकिन ये नियम लागू हो सकती है, दोनों को अलग कर सकती है। एक ही व्यक्ति के पास कार्यपालिका और न्यायपालिका का अधिकार नहीं हो सकती है। हमारा संविधान आर्टिकल जो है 50 में प्रावधान किया गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग रहेगा। अब सिंपल भाषा में कहें तो आर्टिकल 50 क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण करना, यानी अलग रखना, एक दूसरे से कोई ताल्लुकात नहीं रखना, ये कहने का मतलब है अनुच्छेद 50 का। अब दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 51 की, आर्टिकल 51 की। तो आर्टिकल 51 हमारा DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतिम अनुच्छेद है। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौते की बात करती है, युद्ध विराम की बात करती है, और इसके तहत कहा गया है कि भारत हमेशा शांति प्रिय देश है और हमेशा शांति की बात करेगी।
युद्ध को विराम देने की बात करेगी, और जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते होंगे वो हमेशा राष्ट्रपति के नाम से होंगे, और राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं, और प्रधानमंत्री की सलाह से होते हैं। तो ये सभी जो प्रावधान है, ये प्रावधान आपको आर्टिकल 51 में देखने को मिलता है। सिंपल भाषा में कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौते की प्रावधान अनुच्छेद 51 में किया गया है। तो आज यहाँ पे हम लोगों का जो क्लास है DPSP की क्लास समाप्त होती है। अब जो नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे हम लोग राष्ट्रपति की क्लास को लेकर बढ़ेंगे आगे। कौन सा क्लास? संघ पढ़ाएंगे। तो संघ में हम लोग शुरू करेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और एग्जाम में प्रेसिडेंट से यानी राष्ट्रपति से क्वेश्चन बनता ही बनता है दोस्तों। इसलिए आप लोगों को प्रेसिडेंट का क्लास जरूर करना है, उसको मिस मत करना है। अगले क्लास में डिसाइड करेंगे कि राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है 52 से 62 मेन आर्टिकल है, और सब भी आर्टिकल मेंशन है। ये 52 से 62 हम लोग को कवर करने का हम लोग प्रयास करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, तो लेते हैं विदा आप लोगों से। क्लास का फीडबैक जरूर दीजिएगा, अच्छा लगता है आप लोग जब फीडबैक देते हैं तो। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जो पढ़ने में इंटरेस्ट रखता हो, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।